Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture for class 8th civics chapter number 4 or 5 whatever in your NCERT judiciary. ठीक है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं जुडिशरी क्या है और उसके रोल्स क्या क्या हैं एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द कोर्ट्स. ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी या हम कहें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो बाकी दोनों ऑर्गन्स पर डिपेंडेंट नहीं है ना. वैसे तो तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसके मेंबर कहाँ से आ रहे हैं? आपके पार्लियामेंट से आ रहे, लेजिस्लेचर से आ रहे. बट जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें मेंबर्स एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कम से कम इंटरफेरेंस से यहाँ पर आते हैं. देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि किसी पर भी निर्भर नहीं है आपकी जुडिशरी. इंडिपेंडेंटली अपने सारे डिसीजंस लेती है, इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और लोगों को इंडिपेंडेंटली जस्टिस प्रोवाइड करती है. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. मान लो जनरली आप ये चीज देखते हैं कि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब घर में दो तरीके का पेरेंटिंग माहौल होता है. एक जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को हर एक चीज के बारे में डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब अपने ओपिनियंस अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से रखते हैं कि आपको जो हम मानते हैं, जो हम समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है. ठीक है, दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को सही और गलत की समझ देते हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस खुद करने देते हैं, डिसीजंस अपने खुद लेने के लिए देते हैं. फिर अगर वो कहीं गलत जा रहा है या किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो फिर उसको वहां पर रोकते हैं और फिर सही चीजों की तरफ सपोर्ट करते हैं. ठीक है, ऐसे में जो सेकंड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, जहां पर बच्चे को खुद के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आजादी है, वो क्या करेगा, जब भी आप उससे कोई डिसीजन पूछोगे तो वो अपना खुद का डिसीजन देगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन आपको देगा, है ना. वो ये नहीं बोलेगा कि रुको मैं अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ. ठीक है, मतलब या फिर वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे पेरेंट ऐसा सोचते हैं तो ऐसा है. राइट. दूसरी जो पेरेंटिंग मतलब पहली जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जहां पर बच्चे के खुद के ओपिनियंस फॉर्म होने के लिए स्पेस उसको नहीं मिल रहा है, वहां पर क्या होगा, जो भी चीज आप उससे पूछोगे वो अपने पेरेंट्स के ओपिनियन के अंडर प्रेशर आपको उस चीज का जवाब देगा, है ना. या अपने पेरेंट्स के जो रिजर्व नहीं कहेंगे हम, रिजर्व इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब कि उसके पेरेंट्स के जो खुद के ओपिनियंस बने हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उसके ही अकॉर्डिंग वो चलेगा. तो खुद का एक्सपीरियंस कहाँ है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना. ठीक है, इसी तरीके से जुडिशरी अगर बाकी ऑर्गन से इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो ये कैसे बताएगी कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया है तो क्या, या अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई भी जो लॉ है उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया है तो क्या, है ना. अगर हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते कि वो खुद के डिसीजन खुद से ले सकती है या खुद अपने ओपिनियन से बनाकर या अपने वर्किंग स्ट्रक्चर से सही और गलत का डिसीजन ले सकती है, तो फिर रेलेवेंस है, वरना कोई रेलेवेंस जुडिशरी का नहीं होता, है ना. इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखना जरूरी है. इंडिया में जो जुडिशरी है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. कैसे पता चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर से. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के बाद कैसे पता चलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. सी, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि तीनों ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि तीनों ऑर्गन्स के फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं ये भी मेंशन है, और ऑर्गन्स को उसी दायरे में रहकर अपना काम करना है. जुडिशरी का काम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर एक चेक रखना. ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो ही काम सही से कर पाएगा, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोटिव्स हैं वो भी पूरे नहीं होंगे. लेजिस्लेचर भी अपनी मनमानी कर सकता है और एग्जीक्यूटिव भी अपनी मनमानी कर सकता है. ठीक है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जुडिशरी है और जुडिशरी को किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं है ना कि उसको इस पॉलिटिशियन के फेवर में या इस मिनिस्टर के फेवर में डिसीजन देना है. नहीं, क्यों देना है, वो इंडिपेंडेंट है ना, उसके पास अपने खुद के ओपिनियंस है. जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े लिखे आए हैं, ठीक है, जो लॉयर्स बने हैं, सबको लीगलिटी के बारे में पूरा नॉलेज है. ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए.
दैट इज वाई सेपरेशन ऑफ पावर इसमें एक अच्छा स्टेप है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. जुडिशरी में जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? कोशिश की जाती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स दोनों का मिनिमम से मिनिमम इंटरफेरेंस रहे जजेस के अपॉइंटमेंट में. हालांकि जो जजेस की सैलरी आती है उसको पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है, वो कितने समय के लिए वहां पर रहेंगे ये भी प्री डिसाइडेड रहता है. लेकिन अपॉइंटमेंट में कम से कम इंटरफेरेंस और अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद ज्यादा इंटरफेरेंस लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी मिनिस्टर वहां पर नहीं कर सकता. प्लस इट इज नॉट इजी टू रिमूव अ जज, या कहें रिमूवल ऑफ जजेस में भी आसान तरीके से काम नहीं होता. कि मान लो एक पर्टिकुलर जज है जिसने क्या किया, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट डिसीजन सुनाया है ना, और उसको उसकी जगह से हटवा दिया. तो ऐसा नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एकदम आसानी से उसके बस में होगा इस जज को रिमूव कराना. नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इंश्योर करती हैं कि कोई भी जुडिशरी को सही डिसीजन लेने से अलग ना कर सके, है ना, या जुडिशरी को रोक ना सके, डरा ना सके कि अगर आपने ये डिसीजन दिया तो आपका रिमूवल हो जाएगा, अगर आपने ये डिसीजन लिया तो आपको जल्दी रिटायर कर देंगे, है ना. ये सारी चीजें जुडिशरी के साथ नहीं हो सकती. दैट इज व्हाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, है ना. तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड, मतलब लॉज को अपहोल्ड करेगी, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करेगी, राइट. अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी, किसी भी पर्टिकुलर लीडर, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, किसी भी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अगर बंध के रहती है जुडिशरी, है ना, उन पर डिपेंडेंट है किसी भी चीज के लिए, अपनी सैलरी के लिए या अपने अपॉइंटमेंट के लिए या अपने रिमूवल के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं देने वाले, है ना. इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जिसको बाकी दो ऑर्गन्स पर चेक रखना जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देना जरूरी है. सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर इतनी ज्यादा वेरिएशंस है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और इतने अलग अलग टाइप के केसेस जुडिशरी के सामने आते हैं कि उसको बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है. जरूरी नहीं है कि अगर एक वर्ड सेक्युलर को लेकर जुडिशरी एक बार इंटरप्रेट कर चुकी है तो दोबारा उसको वो वर्ड को उठाकर इंटरप्रिटेशन नहीं देना पड़ेगा, है ना. इसलिए जरूरी है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स के ऊपर. कोर्ट्स का जो इंडिया में स्ट्रक्चर है इट इज 3 टियर. कैसे? सबसे ऊपर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. इसके नीचे भी बहुत सारे कोर्ट्स हमारे पास होते हैं. ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लोक अदालत होते हैं जिनकी मदद से जस्टिस को सर्व किया जाता है. लेकिन मेजर केसेस में जनरली सबसे पहले लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन उसके बाद यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट, और अगर यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द एपेक्स कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट. एपेक्स कोर्ट मतलब जिसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा सुप्रीम है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है दैट इज बाउंड ऑन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इससे बड़ा हमारे पास कोई कोर्ट नहीं है जिसके पास जाकर हम डिसीजन लेते हैं. और जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन देता है, क्योंकि अगर वहां पर गलती हो गई, वहां पर अगर किसी गलत व्यक्ति को आपने माफ कर दिया और किसी सही व्यक्ति को आपने गलत ठहरा दिया तो दैट विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट सिटीजन. ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट समझाया गया है इसको एक केस स्टडी की मदद से समझाया गया है, एक फीमेल सुधा गोयल की कहानी से. ठीक है, सुधा गोयल की कहानी क्या है ये समझने से पहले एक और चीज समझते हैं कि अपील क्या होती है. अपील इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. ठीक है, जब भी आप एक लेवल ऑफ कोर्ट से अपर लेवल ऑफ कोर्ट में जाते हैं सो यू गो बाय वे ऑफ अपील, है ना. आपको अपील करनी पड़ती है. जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करनी होगी कि हम यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है और हम जाना चाहते हैं हाई कोर्ट. ये आपको अपील प्रोवाइड करा देंगे तो आप जाएंगे हाई कोर्ट. यहाँ पर भी आपको अपील मांगनी पड़ेगी तब आप कहीं पर जाकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट. सो दिस वॉज द वे ऑफ अपील. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द केस स्टडी ऑफ सुधा गोयल. ठीक है, ये कहानी है
एक मतलब आई डोंट नो इमेजिनरी कहानी है या रियल है, जो कुछ भी आपकी केस स्टडी एनसीईआरटी में दी हुई है, राइट। सुधा गोयल नाम की एक फीमेल है जिसकी शादी हो जाती है लक्ष्मण नाम के एक आदमी से, ठीक है। व्हेन शी वाज 20 years old, नाउ शी वाज मैरिड टू दिस बॉय लक्ष्मण एंड दे यूज्ड टू लिव इन दिल्ली इन अ फ्लैट, ठीक है, लक्ष्मण की फैमिली के साथ, राइट। अब क्या होता है, एक बार सुधा के जो नेबर्स होते हैं ये सुधा के घर पहुंचते हैं, और मतलब कैसे पहुंचते हैं, उसके चिल्लाने की, चीखने चिल्लाने की, उसकी स्क्रीम सुनकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सुधा जो है उसकी साड़ी में आग लग गई है, और वो उसको बचाने की जब कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरीके से जल जाती है और उसकी डेथ वहां पर हो जाती है। अब इसकी डेथ हुई तो सुधा की जो फैमिली है ना, मतलब जो इसके पेरेंट्स हैं, वो जाकर क्या करते हैं, आपके कोर्ट में यहाँ पर केस लगाते हैं, ठीक है। जब कोर्ट में केस होता है, ट्रायल कोर्ट में जब केस लगता है, तो यहाँ पर डिसीजन क्या दिया जाता है, मतलब विटनेस को बुलाया जाता है। विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह। विटनेस का मतलब गवाह, जिन लोगों ने चीजों को होते हुए देखा है, मतलब जो उस चीज के सबूत हैं, ठीक है, गवाह है, उनको बुलाया जाता है, उसके नेबर्स को, और उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, ठीक है, ताकि केस का इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो उसके नेबर्स बताते हैं जो भी चीज वो देखते हैं वहां पे, कि कैसे उसकी साड़ी में आग लगी होती है, ठीक है। और सुधा की डेथ होने से पहले उनको ये बताया जाता है सुधा के द्वारा कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसके ऊपर केरोसिन डालती है, और उसका जो हस्बैंड है लक्ष्मण वो उसको आग लगा देता है, ठीक है। इसके बाद सुधा की डेथ हो जाती है। अब इस केस में जो नेबर्स विटनेस होते हैं, आई विटनेस होते हैं, जो ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो जब गवाही देते हैं तो ट्रायल कोर्ट क्या डिसीजन दे देता है कि सुधा की डेथ जो हुई है वो उसके इन लॉस के कारण हुई है, उसके हस्बैंड के कारण और उसके इन लॉस के कारण हुई है। तो उस केस में 3 लोगों को वो सजा सुनाते हैं कि इन तीनों को सजा हम देंगे, ठीक है। जब उनको डेथ की सजा मिलती है तो यहाँ पर जो फैमिली है किसकी, मतलब ये लोग जो है जिनको सजा मिल गई है, इनको बाय वे ऑफ अपील हाई कोर्ट में जाना होता है, ठीक है। तो ये अपना केस लगा देते हैं हाई कोर्ट में। जब ये अपना केस हाई कोर्ट में लगाते हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, और हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, मतलब लॉयर्स की सारी बातें सुनने के बाद, ये डिसाइड करता है कि सुधा की जो डेथ हुई थी वो एक्सीडेंटल डेथ थी, है ना, मतलब कि गैस सिलेंडर में लाइट आग लग जाने के कारण उसकी साड़ी में आग लग जाती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसमें सुधा के इन लॉस का कोई भी हाथ नहीं है, राइट। पहले जो यहाँ पर डिसीजन होता है, नीचे लेवल कोर्ट पे डिसीजन होता है, तो यहाँ पर उसकी जो सुधा की फैमिली है वो और उसके नेबर्स कंफर्म करते हैं कि सुधा को उसके इन लॉज कंटिन्यूसली हैरेस करते थे, टॉर्चर करते थे, और ज्यादा डाउरी अपने घर से लेकर आने के लिए, ठीक है। और क्योंकि वो नहीं ला पा रही थी, उसकी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं थी, इसलिए उसको जलाकर मार दिया, ठीक। हाईकोर्ट डिसीजन दे देता है कि लक्ष्मण की और उसके फैमिली की कोई गलती नहीं है, सुधा की डेथ एक्सीडेंटल थी, तो वो इन लोगों को छोड़ देता है, ठीक है, मतलब फ्री कर देता है कि हाँ अब आपकी कोई गलती नहीं है। देखो, पहले कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इन लॉस की गलती है और उनको सजा सुनाई, लेकिन जब वो हायर कोर्ट में चले गए और इसने उनको माफ कर दिया, तो डिसीजन किसका माना जाएगा, हमेशा हायर कोर्ट का माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इन लोगों को फ्री कर दिया जाता है तो सुधा की फैमिली फिर से केस कहाँ लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुधा की फैमिली केस लगाती है, सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट देखता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि लक्ष्मण और सुधा की जो मदर इन लॉ है, मतलब लक्ष्मण की जो मदर है, ठीक है, इन दोनों ने सुधा को मतलब मर्डर किया है सुधा का, ठीक है, उसको जलाया है, राइट। लेकिन तो इन दोनों को तो सजा मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, इनको जीवन भर के लिए जेल में डाल देंगे। लेकिन जो लक्ष्मण का ब्रदर इन लॉ है, सॉरी लक्ष्मण का जो ब्रदर है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उसके अगेंस्ट इनफ विटनेस नहीं मिलते या इनफ सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलते हैं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सुधा के हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ, इन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में ही रहेंगे, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन सुनाता है तो यहाँ पर हाई कोर्ट का डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केस गया है हायर कोर्ट में, एक सुप्रीम अथॉरिटी के पास गया है, और डिसीजन किसका मानेंगे, हमेशा ऊपर वाली अथॉरिटी का, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि सुधा को मारा गया है उसकी सास और उसके हस्बैंड के द्वारा, तो इन दोनों को सजा मिलेगी और नीचे के 2 कोर्ट्स के डिसीजन मैटर नहीं करेंगे। आई बात समझ? ऐसा नहीं होगा
कि आपका मान लो यहाँ पर आपके फेवर में डिसीजन आया और यहाँ पर नहीं आया, तो अब आप बोलोगे नहीं हमें तो यही वाला डिसीजन मानना है, ऐसा नहीं हो सकता। डिसीजन हमेशा हायर अथॉरिटी का माना जाएगा, राइट। सो दिस वाज द सिस्टम, और वी कैन से दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स, राइट। साथ में हमने अपील कैसे होती है ये भी देखा, और यहाँ पर केस स्टडी भी देख ली, ठीक है। जब यहाँ पर एक ही केस को 3 अलग अलग अथॉरिटी सुन चुकी है, ठीक है, देखो टाइम तो जाता है कोर्ट का, लेकिन कोर्ट के पास काम भी तो यही है ना, ठीक है, कि सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है, सुधा का राइट टू लाइफ वायलेट किया गया उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ के द्वारा। राइट टू लाइफ है ना, मतलब जीने का अधिकार है उनके पास, सुधा के, हम सारे सिटीजन के पास जीने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आपको मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, तो वो आपके राइट टू लाइफ को छीन रहा है, ठीक है। और कोर्ट का काम क्या है, सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, इन्फोर्स करना फंडामेंटल राइट्स को। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स वर्क, और किस तरीके से अपील होती है जिसकी मदद से हम एक लेवल से दूसरे लेवल ऑफ कोर्ट तक जा सकते हैं इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स आपको समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।